कैसी हो मेरी प्यारी YouTube फैमिली। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे ही होंगे। यहाँ पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। ऐसे में जितने भी नए लोग आज हमारे इस चैनल पर आए हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यूपी के सहारनपुर की रहने वाली एक आंटी की है, जिनका नाम गीतांजलि है। तो चलिए अब ये कहानी गीतांजलि आंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गीतांजलि है और मैं यूपी के सहारनपुर जिले की रहने वाली हूं। जब मैं आपको ये कहानी सुना रही हूं तो मेरी उम्र लगभग 60 साल के आसपास है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में बताना चाहती हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारी आंखों के नीचे, हमारी आंखों के सामने कितना कुछ हो जाए और हमें पता भी ना चले, और जब पता चले तब तक बहुत देर हो जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। ये घटना आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मेरे बेटे करण, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास थी, उस वक्त करण एक 5 साल के बेटे का पिता भी था और उसकी पत्नी आरुषि थी। इसके अलावा घर में मेरी एक बेटी भी थी जिसका नाम नेहा है, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो उस वक्त ससुराल में थी। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था। वो अपने ऑफिस गया हुआ था कि अचानक उसकी तबीयत ऑफिस में ही बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो उन लोगों ने वहीं से उसे अस्पताल भेज दिया, जहां पर जाकर पता चला कि उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और अब वो इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि उसे बचाना लगभग नामुमकिन है। ये देखकर हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं अपनी जान देकर भी अपने बेटे को बचाना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को मेरे बेटे को छीनना ही मंजूर था। उसी रात मेरे बेटे को होश आया तो हम लोग उससे मिलने गए, लेकिन वो अपनी पत्नी आरुषि को देखकर घबराने लगा। उस वक्त हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। शायद अपनी तबीयत खराब होने की वजह से ऐसे ही घबरा रहा है, लेकिन उसके ही कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। तो हम पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी लाश को लेकर हम घर आ गए थे। अब रो रो कर सबका बुरा हाल था। फिर हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पति की मौत जब करण 14 साल का था, उसी वक्त एक एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। ऐसे में मैंने अपने बेटे और अपनी बेटी को सिलाई का काम करके पाल पोस के बड़ा किया था। मेरा बेटा करण बहुत अच्छा था। वो अपनी बहन और मेरा बहुत ध्यान रखता था, लेकिन वो एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। ये बात उसने हमें बताई और हमें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोग लव मैरिज के खिलाफ थे, क्योंकि हमें लगता था कि वो लड़की हमारे बेटे को हमसे छीन लेगी। क्योंकि लोगों की बातें सुन सुनकर हमारा दिमाग इस तरह का जो हो गया था। ऐसे में हमने करण से साफ कह दिया कि या तो वो हमसे रिश्ता तोड़ दे या फिर उस लड़की से। और हमारी खुशी के लिए उसने उस लड़की से शादी तो नहीं की, हमारी पसंद की लड़की से, जो रिश्ता हमें मेरी एक दूर की रिश्तेदार ने बताया था। वो लड़की देखने में भी अच्छी थी और ऐसे में हमने आरुषि से उसका विवाह करवा दिया। परंतु शायद करण अपने पहले प्यार, जिस लड़की का नाम नयनतारा था, उसे नहीं भुला पाया था। मुझे तो लग रहा था कि शायद करण की अरेंज मैरिज करवाने के बाद मैं बहू को अपने काबू में रखूंगी और सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। शादी के पहले दिन ही आरुषि का गुस्सा देखकर हमें पता चल गया कि वो किस तरह की है। परंतु फिर सोचा कि धीरे धीरे वो यहाँ के माहौल में ढल जाएगी। ऐसे में धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और करण ने भी इसे अपनी किस्मत मान लिया था। फिर करण की शादी के लगभग 1.5 साल बाद उसका बेटा हुआ, परंतु करण और उसकी पत्नी के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अक्सर उनके बीच लड़ाई झगड़ा होता था और इन सब का कारण ये था कि उसकी पत्नी आरुषि घर का कोई कामकाज भी नहीं करती थी और हम लोगों से ठीक तरह से बातें भी नहीं करती थी। वो जरा सी बात पर बात का बतंगड़ बनाकर हमसे कुछ भी बोल देती थी और ये सब कुछ करण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हमारी खुशी के लिए तो उसने अपना प्यार तक कुर्बान कर दिया था। तो आरुषि इस तरह हमारी बेइज्जती कर रहे थे, ये वो देख नहीं पाता था। परंतु आरुषि को समझाने का कोई फायदा नहीं था। उस वक्त आरुषि वो एक प्राइवेट जॉब करती थी, लेकिन उसकी सैलरी का एक पैसा तक घर में नहीं देती थी।
यहां तक कि बात बात पर वो करण से रोक टोक करती थी, जिसकी वजह से अक्सर उनके बीच लड़ाई झगड़ा होता। तो ये सब कुछ देखकर हमें धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि हमने करण की शादी उसकी मनपसंद लड़की नयनतारा से नहीं करवाकर अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी भूल की है। क्योंकि नयनतारा के बारे में हमने सुना था, वो बहुत अच्छी और बहुत समझदार लड़की थी, परंतु अब कर भी क्या सकते थे। वही फिर करण हमारे घर के ऊपरी माले में अपनी पत्नी के साथ रहता था और मैं नीचे रहती थी। मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी। वैसे अक्सर रात को मुझे कभी कभी ऐसा लगता जैसे दूसरे माले पर जहां पर मेरे बेटे बहू रहते हैं, वहां पर से कुछ अजीबो गरीब सी कभी मंत्रों की आवाज तो कभी कोई भयंकर बदबू सी आती थी। पहले तो मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मेरे बेटे की मौत हुई और सब लोग उसका अंतिम संस्कार करके घर लौटे, उसी वक्त मेरी बहू ऊपरी माले पर अपने कमरे में थी। ऐसे में कहीं मेरे बेटे के जाने की तकलीफ में वो अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा ले, इसीलिए मेरी बेटी नेहा उसे बुलाने ऊपर कमरे में गई तो अचानक उनके चीखने की आवाज हमें सुनाई दी, जिसे सुनकर हम सब लोगों के होश उड़ गए। हम भागते हुए ऊपर आरुषि के कमरे में पहुंचे तो ये देखकर हमारी भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा कि आरुषि 16 श्रृंगार करके एक दुल्हन की तरह बनी बैठी थी और उसने अपने कमरे को पूरी तरह मोमबत्ती जलाकर सजा रखा था। इसके साथ में ही कमरे में एक अजीब सी भयंकर बदबू भी आ रही थी। ये देखकर वहां उस वक्त जितने भी लोग थे, सब आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हुए तरह तरह की बातें करने लगे। मैं तो अपने बेटे को खोने की तकलीफ में पहले ही पागलों जैसी हो गई थी, लेकिन आरुषि की ऐसी हरकत देखकर उसके पास जाकर बोली, ये क्या कर रही हो बेटा? तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे मम्मी आप चिंता मत करो, ये सब कुछ मैंने करण की आत्मा की शांति के लिए किया है, ताकि उसे शांति मिल जाए। उस वक्त ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अभी ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। वही फिर पड़ोस की एक औरत बोली, लगता है ये अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। ये कहते हुए फिर उसने एक औरत के साथ मिलकर जितने भी मोमबत्ती वहां पर जल रही थी, सबको इकट्ठा करके बाहर कचरे में फेंक दिया। उस वक्त आरुषि ये सब कुछ देखकर गुस्से में उन दोनों औरतों की तरफ देख रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इतनी ज्यादा गुस्से में है कि कुछ भी कर सकती हैं, परंतु न जाने कैसे चुप थी। फिर हम लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर नीचे आ गए। वही जिन औरतों ने मोमबत्ती फेंकी थी, उन्हें दो औरतों ने आरुषि ने जो श्रृंगार कर रखा था, वो सारा श्रृंगार भी उसके ऊपर से हटा दिया और कहा कि तू अब एक विधवा है, तो विधवा की तरह रहा। क्यों ये सब कुछ करके अपने आप को, हम सबको और हमारे बेटे की आत्मा को तकलीफ दे रही है। अब हर किसी को यही लग रहा था कि शायद आरुषि अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन सब के पीछे की असली वजह क्या है। वही धीरे धीरे वो दिन गुजर गया। रात को हम सब लोग जब सो रहे थे तो अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि उस वक्त आरुषि वहां पर नहीं थी। ये देखकर सोचा शायद ऊपरी माले पर वो अपने कमरे में ही सोने चली गई होगी, इसलिए मैंने एक बार तो सोचा कि उसे वहीं सोने दूं, परंतु फिर सोचा कि वैसे भी उसके दिमागी की हालत ठीक नहीं है। अगर उसने अपने आप को कुछ कर लिया तो क्या होगा। ये सोचकर मैं उसे वापस बुलाने के लिए उसके कमरे में ऊपर चली गई, लेकिन वहां जाकर देखा कि वो वहां पर भी नहीं थी। परंतु हां, उस वक्त जब मैंने उसके कमरे में पैर रखा, ना तो वहां चारों तरफ अंधेरा था और एक भयंकर सी अजीब सी बदबू वहां पर आ रही थी। ये देखकर मैंने बल्ब जलाकर इधर उधर देखा तो वो कमरे में नजर नहीं आई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं जब चल रही हूं तो मेरे पीछे पीछे कोई और भी चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसे में शायद मेरे मन का भ्रम होगा। ये सोचकर मैं वापस नीचे आ गई। आखिर आरुषि कहाँ चली गई, ये सोचकर परेशान हो गई। परंतु अगर किसी को इस बारे में बोलूंगी तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। ये सोचते हुए मैं बाहर आंगन में उसे ढूंढने लगी। तभी सड़क के उस तरफ से आरुषि मुझे आती हुई दिखाई दी। ये देखकर मैं उसके पास गई और बोली, कहाँ गई थी तुम? तो वो हड़बड़ाते हुए बार बार पीछे की तरफ देखने लगी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसे में कहीं लोग देख न लें, कुछ बातें ना बना दें, इसलिए मैं उसे हाथ पकड़कर वहां से अंदर लेकर आ गई और चुपचाप सोने के लिए बोल दिया। लेकिन वो वहां सोना नहीं चाहती थी। ऐसे में कह रही थी कि उसे यहां नींद नहीं आती है, वो अपने कमरे में ही जाकर सोएगी।
तो उसकी जिद के आगे मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकी। वैसे भी रात का वक्त था, ज्यादा हंगामा करना ठीक नहीं है, और जब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो वैसे ही बहुत सारी टेंशन थी, तो ऐसे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोली। वैसे अब आरुषि अपने कमरे में चली गई और मैं सोने के लिए लेट गई। अब अपने बेटे को याद करके अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी मेरे लिए एक बोझ की तरह बन गई है, मैं कहीं पर जाकर मर जाऊं। लेकिन फिर जब अपने पास में सोते अपने 5 साल के पोते की तरफ देखती तो जबरदस्ती अपने आप को हिम्मत देने की कोशिश करती। एक माँ जिसके सामने उसका जवान बेटा चला गया, उस पर क्या गुजर सकती है, ये तो वही समझ सकता है जिसके साथ ये हादसा हुआ हो, जिसने अपने करीबी को अपनी आंखों के सामने खोया हो। वैसे अभी मुझे नींद भी नहीं आई थी कि अचानक मुझे ऊपरी जो माले पर आरुषि का कमरा था, वहां से अजीबोगरीब सी आवाजें आना शुरू हो गई, जैसे कोई मंत्र बोलते जा रहा है। ये सुनकर सब कुछ मुझे काफी अजीब लगा, इसीलिए मन कर रहा था कि मैं ऊपर जाकर देखूं कि आखिर हो क्या रहा है। परंतु फिर सोच रही थी, नहीं, इस तरह जाना ठीक नहीं होगा। ऐसे में मैं लेटे रही। साथ में ही ऐसा लग रहा था जैसे ऊपरी माले पर कोई भाग रहा है, क्योंकि किसी के कदमों की आवाज में मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। कभी किसी की धीमी हंसने की आवाज सुनाई देती। यह सब कुछ इतना अजीब सा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। ऐसे में जैसे ही उठकर जाने लगी तो मेरे 5 साल के पोते ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, दादी मुझे छोड़कर मत जाओ। दादी, पापा कब आएंगे? ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर वापस सोने के लिए लेट गई। वहीं वो आवाजें तो लगातार आती रही, लेकिन मैं वहां पर नहीं जा सकी। आज सोचती हूं कि काश मैं वहां पर चली गई होती तो थोड़ा ठीक होता। धीरे धीरे वो रात भी गुजर गई थी। अगले दिन स्मृति का व्यवहार नॉर्मल था। वो हमेशा की तरह किसी से ज्यादा बातें नहीं कर रही थी, सिर्फ ऊपर अपने कमरे में थी। मेरा पोता वेद, जो अपनी मां से बहुत कम मतलब रखता था, वो अक्सर हमारे पास में ही रहता। उस वक्त मेरी बेटी, मेरा पोता और कुछ पड़ोस की ओर रिश्तेदारी की औरतें भी वहां पर बैठी हुई थीं। अब हर कोई मेरे बेटे के बारे में बातें कर रहा था। सबको बहुत तकलीफ हो रही थी और साथ में ये भी हर कोई कह रहा था कि आरुषि अपना दिमागी संतुलन खो बैठी हैं। ऐसे में अब मेरे दिलो दिमाग में रात की ही बातें घूमने लगी। ऐसे में पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा था। परंतु फिर मैं उन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजरने लगे, लेकिन आरुषि हमारे साथ सोने की बजाय अपने ही कमरे में सोती थी। लेकिन वहां से हर रात कुछ अजीबोगरीब सी आवाजें आती, जैसे कोई चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई हंस रहा है, साथ में वही भयंकर सी बदबू भी आती थी। इन सब की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई और मेरा मन बार बार करता था कि मैं एक बार वहां पर जाकर तो देखूं आखिर हो क्या रहा है। ऐसे में एक रात तो मैं उठकर वहां पर गई हुई थी, लेकिन आरुषि ने जो वहां पर जाने की सीढ़ियों का दरवाजा था वो बंद कर रखा था, जिसकी वजह से मैं वापस लौट आई, क्योंकि रात में ज्यादा दरवाजा खटखटाना और आवाज करना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। धीरे धीरे इसी तरह दिन निकलने लगे, लेकिन मुझे यहां तक नहीं पता चला था कि आखिर आरुषि अपने कमरे में करती क्या है। ऐसे में इसी तरह करण को हमें छोड़कर गए हुए 12 दिन हो गए। उस दिन घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। मैं अपने बेटे को याद करके रोए जा रही थी कि तभी हमारी नजर आरुषि की तरफ गई, जो आज भी पूरी तरह सिंगार करके दुल्हन की तरह सजी वहां पर आकर बैठ गई। उसे इस तरह आए देखकर हर कोई हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसने दुल्हन की तरह एक लाल साड़ी पहन रखी थी और पूरी तरह सजी धजी थी। ये देखकर अब तो लोग आपस में बातें बनाने लगे। अब वही 2 औरतें जिन्होंने पिछली बार भी आरुषि को ऐसे सिंगार करने से मना किया था, वे दोनों वहां पर गई और आरुषि को सिंगार करने से मना करने के साथ जैसे ही उसकी मांग से सिंदूर, हाथों से चूड़ियां उतारने लगी, तो आरुषि ने गुस्से में उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें इतनी जोर से धक्का दिया कि वे दोनों गिरते गिरते बची। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। तभी आरुषि उठकर वहां से ऊपर अपने कमरे में चली गई। ये देखकर अब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई तो कह रहा था कि ये सब कुछ मन के नाटक हैं और कुछ नहीं, तो कोई कह रहा था कि ये अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। लेकिन उस वक्त मैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी और इस वक्त आरुषि की ऐसी हरकतें देखकर मुझे भी सब कुछ अजीब सा लग रहा था।
लेकिन उस वक्त कुछ बोल भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे वो दिन गुजरने लगा और रात हो गई थी। ऐसे में अब कुछ जो रिश्तेदारी के लोग भी थे वो वहां से चले गए थे। फिर रात के लगभग 1 बजे जब मुझे फिर से वही सब कुछ अजीबोगरीब मंत्रों के बोलने की आवाज, कभी अजीबोगरीब सी हंसने की आवाज या किसी के चलने की आवाज सुनाई देने के साथ कुछ और भी अजीब सा लग रहा था, तो मैं अब उठकर सीधे ही ऊपरी माले की तरफ चली गई और अब सीढ़ियों का दरवाजा खुला हुआ था। ऐसे में जैसे ही मैंने उस माले पर कदम रखा तो आरुषि के कमरे से आती हुई आवाजों को सुनकर उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आरुषि के कमरे में एक नहीं कुछ और लोग भी हैं। ये सोचकर मैं आगे बढ़ते ही जा रही थी। उस वक्त उसके कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ था, लेकिन जो खिड़की थी वो खुली हुई थी, जिसकी वजह से जैसे ही मैंने खिड़की में होकर जो कुछ देखा उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी के फटी ही रह गई। मैंने देखा कि सामने आरुषि अपने बेड पर लेटी हुई थी और उस वक्त वो अपनी आंखें बंद करके इस तरह अंगड़ाई ले रही थी जैसे उसके साथ में कोई आदमी हो। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वहीं पूरे कमरे में जगह जगह मोमबत्ती जल रही थी और कमरे में एक तरफ कई तरह की मिठाइयां और कुछ अजीबोगरीब सा सामान है। ये देखकर अब तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक मन कर रहा था कि दरवाजा खोलकर आरुषि से इस बारे में बातें करूं और उसके गाल पर एक तमाचा रख दूं, परंतु ये भी पता था कि आरुषि जरा सी बात का बतंगड़ बनाने में कितनी तेज है। ऐसे में रात को ही बेवजह का हंगामा कर देगी तो लोग क्या सोचेंगे कि अभी बेटे को गए हुए 12 दिन हुए हैं और घर में आधी रात को यह नाटक हो रहा है, जिसकी वजह से अब मैंने कुछ कहना ठीक नहीं समझा और मैं वापस चली आई। परंतु मेरी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। अब मैं अपने बेटे को याद करके रोने लग गई कि बेटा, तू हमें छोड़कर क्यों चला गया। साथ में ये सोच रही थी कि अभी तो पता नहीं ये आरुषि कौन कौन सी ऐसी हरकतें करेगी जिसकी वजह से पता नहीं हमें क्या क्या देखना बाकी रह गया है। धीरे धीरे वो रात भी गुजर गई। अगले दिन तक घर में सिर्फ मैं, मेरी बेटी, मेरा पोता और आरुषि थे कि तभी हमने देखा कि आरुषि तैयार होकर ऊपर कमरे में से आई, परंतु हमेशा की तरह उसने इस बार भी सिंदूर नहीं लगाया था, क्योंकि जब करण था और आरुषि कहीं आती जाती थी या घर में रहती थी तो वो सिंदूर नहीं लगाती थी। ये देखकर काफी बार मैंने उससे कहा भी, लेकिन उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और ज्यादा कुछ कहने पर ही लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। ऐसे में आज उसे इस तरह देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, बस उसके नाटक याद आ रहे थे कि कैसे उसने जिस दिन करण मरा था तो उसने उस दिन दुल्हन की तरह श्रृंगार किया था और कल भी उसने दुल्हन की तरह श्रृंगार किया था, परंतु अब मैंने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। तभी मेरी बेटी नेहा बोली, भाभी कहाँ जा रही हो आप। तो आरुषि ने पहले तो हमारी तरफ देखा और फिर बोली, अपने ऑफिस। ये सुनकर मैं कुछ बोलती उससे पहले ही नेहा गुस्से में बोली, यहां भाई को गए हुए 15 दिन नहीं हुए और आपको अपने ऑफिस की पड़ी है। कैसी औरत हो आप। अरे लोग बातें बनाएंगे, 1 महीने तक घर से बाहर कदम तक नहीं रखा जाता और आप अपने ऑफिस के लिए चल दी। ये सुनकर आरुषि गुस्से में हमारी तरफ देखकर बोली, जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता और करण के जाने की तकलीफ क्या मुझे नहीं है। ये कहते हुए रोने धोने का नाटक करने लगी और बोली, परंतु अपने ऑफिस को भी तो नहीं छोड़ सकती, ज्यादा छुट्टी वहां से नहीं ले सकती। अब मुझे अपना और अपने बेटे का गुजारा तो करना है। ये सुनकर नेहा गुस्से में बोली, आपका तो पता नहीं, लेकिन वेद पर आपने आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया, सुना आपने। ये सुनकर आरुषि गुस्से में कुछ बोलने लगी, फिर अचानक चुप हो गई। तो ये देखकर नेहा गुस्से में और कुछ कहती कि मैंने उसका हाथ पकड़कर चुप रहने का इशारा किया, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बोल पाई और आरुषि वहां से चली गई। तो अब नेहा गुस्से में बोली, इसके भी अजीबोगरीब नाटक हैं। पहले भाई को चैन से जीने नहीं दिया और उसके मरने के बाद भी ऐसे ऐसे ड्रामा किए कि पूछो मत। अब पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। ये कहते हुए नेहा रोने लग गई तो मैं भी ये सब कुछ नहीं देख सकी और मैं भी रोने लग गई थी, क्योंकि करण के जाने के बाद एक एक पल हम लोग बड़ी मुश्किल से गुजार रहे थे और ऊपर से इस बात की और चिंता थी कि इस आरुषि की वजह से लोग कितनी बातें बना रहे हैं और न जाने कितनी बातें बनाएंगे। फिर धीरे धीरे वो दिन गुजर गया। शाम के वक्त हमने देखा कि जब आरुषि अपने ऑफिस से आई तो वो एक गाड़ी में बैठकर आई थी। एक लड़का उसे छोड़कर गया था।
ये देखकर मुझे ठीक नहीं लगा। ऐसे में जैसे ही आरुषि गाड़ी में से उतरकर अंदर आई तो मैं उसकी तरफ देखकर बोली, ये कौन था जो तुम्हें छोड़कर गया है? तो वो बोली, नहीं, बस मेरे ही ऑफिस में काम करता है। करण के जाने के बाद मेरी तबीयत ऐसे ही ठीक नहीं थी। ऐसे में मेरी हालत देखते हुए मुझे छोड़ने के लिए आ गया। ये सुनकर नेहा बोली, क्या बात है भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, जबकि आप बन ठन कर तो ऑफिस ऐसे गई थी जैसे किसी शादी में गई थी। और आपको पता है, आप जब सुबह ऑफिस गई थी उसके बाद पड़ोस की कुछ औरतें यहां आकर कितनी बातें बनाकर गई हैं, और अब आप किसी के साथ आ रही हो तो अब कितनी बातें सुनने को मिलेगी। और वैसे भी आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क हमको पड़ता है। लोगों की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। ये सुनकर आरुषि हमारी तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, आखिर चाहते क्या हो आप? कि आपका बेटा मर गया तो मैं भी मर जाऊं? अब क्यों मुझे चैन से तक नहीं जीने देते? ये कहते हुए गुस्से में वहां से चली गई तो मैंने नेहा की तरफ देखते हुए उसे कहा, बेटा, इससे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ बोलेंगे तो ये बेवजह लड़ाई झगड़ा करेगी, बेवजह ही हंगामा करेगी, इसलिए चुप रहना ही ठीक है। और वैसे भी जब करण था तो इसे कितना समझाता था, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे कहने का क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए घर में शांति बनी रहे। ऐसे में चुप रहने में ही भलाई। ये सुनकर नेहा कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे रात हो गई थी। तभी पड़ोस में रहने वाली एक औरत आई और हमें खाना खिलाने के लिए जबरदस्ती ले गई। वैसे जब से करण की मौत हुई थी तब से वो हमारे घर पर खाना दे जाती थी या फिर हमें ही जबरदस्ती अपने घर पर ले जाती थी, क्योंकि जवान मौत हुई है तो ऐसे में घर पर चूल्हा जलाना भी ठीक नहीं था। अब हमने उसके घर जाकर थोड़ा बहुत खाना खाया, वेद को खाना खिलाया और फिर आरुषि के लिए खाना लेकर वापस लौट कर आए तो ये देखकर हैरान हो गए कि उस वक्त रसोई में आरुषि बहुत सारे पकवान बनाने में लगी हुई हैं और उसे देखकर जरा सा भी ये नहीं लग रहा था कि इसे करण के जाने की कोई तकलीफ भी है। ये देखकर मैं तो रोते हुए कुछ बोल नहीं पाई, परंतु नेहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो मैंने अब उसका हाथ पकड़ लिया और इशारों में उसे चुप रहने के लिए कहने लगी। लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकी और सीधे ही जाकर आरुषि को काफी कुछ सुनाने लगी। तो आरुषि गुस्से में बोली, अब रोज रोज लोगों के घर जाना मुझे ठीक नहीं लगता और एक ना एक दिन तो घर में खाना बनना ही है, तो कब तक आखिर इस तरह मौत का मातम लेकर बैठे रहेंगे? ये सुनकर नेहा गुस्से में बोली, लेकिन ये पकवान किस खुशी में बने हैं, जरा ये बात भी बता दो हमें। ये सुनकर आरुषि गुस्से में कुछ नहीं बोली और सारा खाना लेकर ऊपर चली गई। अब नेहा मेरे पास आकर बोली, मम्मी, ये औरत आप लोगों का जीना हराम कर देगी। बस जैसे तैसे 1 महीना गुजर जाए, उसके बाद आप और वेद मेरे साथ चलना। मैं आप दोनों को इस औरत के पास छोड़ नहीं सकती। परंतु मैंने जैसे तैसे समझाकर उसे चुप करवाया। अब जैसे ही रात हुई वैसे ही फिर से वही सब कुछ आवाजें आना शुरू हो गई। यहां तक कि उस दिन तो नेहा को भी कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि और दिन तो वो जल्दी सो जाया करती थी, लेकिन उस रात हम दोनों करण को याद करके बातें कर रहे थे। ऐसे में उसे नींद नहीं आई थी, तो फिर वो अजीबोगरीब आवाजें सुनकर वो हैरानी से मेरी तरफ देखकर बोली, ये कैसी आवाज है मम्मी? तो मैं हड़बड़ाते हुए कुछ बोलती, उससे पहले ही वो बोली, मैं देख कर आती हूं। ये कहते हुए वो तो ऊपर जा रही थी, लेकिन जो कुछ दृश्य पहले ही मैंने आरुषि के कमरे में देखा था, जिस हालत में मैंने आरुषि को देखा था, ऐसे में मैं नहीं चाहती थी कि नेहा वहां जाकर आरुषि को उस हालत में देखे, क्योंकि नेहा अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और आरुषि जिसने करण को पहले चैन से जीने नहीं दिया और अब जिस तरह की हरकत कर रही थी, उसके बाद शायद नेहा आरुषि को काफी कुछ सुनाती और बेवजह ही रात को हंगामा होता है। इसलिए मैंने रोक लिया था, क्योंकि यह भी पता था कि आरुषि से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है और नेहा का गुस्सा भी मुझे अच्छी तरह पता था। वो दिल की बहुत अच्छी थी, परंतु आरुषि की उल्टी सीधी हरकतें उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसे में सारी आवाज सुनकर उन सबको नजरअंदाज करते हुए हम दोनों ही सो गए। मैंने नेहा से बोल दिया कि कुछ नहीं बेटा, उसकी हरकतें तो तुम जानती हो, जरूर मोबाइल में या टीवी में कोई भी सीरियल या मूवी देख रही होगी जिसकी ही आवाज हमें आ रही है। तो ये सुनकर नेहा भी बोली, हाँ ये भी हो सकता है, इस औरत का कुछ नहीं कर सकते। ये कहते हुए फिर हम सोने के लिए लेट गए। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजरने लगे थे। आरुषि रोज ऑफिस जाती
और शाम को जब घर वापस लौट कर आती तो कोई लड़का उसे छोड़ने के लिए आता। ऐसे में अड़ोस पड़ोस के लोग भी बातें बनाने लगे थे। तो एक दिन मैंने इस बारे में आरुषि से बातें की तो वो कुछ नहीं बोली और अगले दिन ही उसने अपने लिए एक स्कूटी ले ली, क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि अब सब लोग बातें बना रहे हैं, ऐसे में कहीं बात ज्यादा नहीं बढ़ जाए। वैसे आरुषि को हमारी इज्जत की या खुद की इज्जत की ज्यादा चिंता नहीं थी। उसे तो इस बात का डर था कि कहीं बातें बढ़ती हुई देखकर हम लोग प्रॉपर्टी में से उसे कुछ भी नहीं देंगे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से अभी वो जब तक वो प्रॉपर्टी में उसके नाम ना कर दूं तब तक शांत बैठी हुई थी। अब उसे स्कूटी लेते देखकर हमें भी ठीक लग रहा था कि कम से कम अब वो लड़का उसे घर तक छोड़ने तो नहीं आएगा। ऐसे में लोगों की बातें सुनने को तो नहीं मिलेगी। और फिर आरुषि स्कूटी से अपने ऑफिस जाने लगी थी। परंतु तभी एक दिन हमारी पड़ोसन ने मुझे आकर बताया कि वो मार्केट गई हुई थी तो उसने आरुषि को देखा जो घर से थोड़ी दूरी पर जाकर एक जगह स्कूटी रखकर एक लड़के के साथ चली जाती है। ये देखकर हमें तो समझ में आ गया कि उस लड़के के साथ आरुषि के नाजायज संबंध है। ऐसे में अब हम कुछ बोले या नहीं बोले, क्योंकि बदनामी तो हमारी ही होनी थी और आरुषि में रुकने वाली नहीं थी। परंतु फिर भी जब हमने आरुषि से इस बारे में बोला तो वो कहने लगी कि उसकी स्कूटी खराब हो गई थी तो उसने उसके पास कॉल कर दिया और वो उसे लेने के लिए आ गया था। ये सुनकर हम कुछ नहीं बोले। उसकी हरकतें देखकर उसे उस घर में रखना भी एक तरह से हमारी मजबूरी हो गई थी। हमें बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उसकी संगत का असर वेद पर पड़े, इसलिए हम वेद को अब उसके बिल्कुल भी पास नहीं रहने देते थे। एक रात जब मैं, नेहा और वेद अपने अपने बिस्तरों पर लेटे हुए सोने की कोशिश कर रहे थे तो वेद, जिसे बहुत ज्यादा जुकाम हो गई थी, बार बार खांसते जा रहा था। साथ में उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तभी नेहा बोली, मम्मी वो एक तेल है जो कल भाभी मुझसे लेकर गई थी, अगर उसकी थोड़ी मालिश वेद के कर दें तो उसे जुकाम में आराम मिलेगा, वरना ये सारी रात सो नहीं पाएगा। ये सुनकर मैं कुछ बोलती उससे पहले ही वो बोली, मैं लेकर आती हूं। ये सुनकर मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो चली गई। शायद उसे भी कुछ दिनों से ऊपर से आती हुई अजीबोगरीब आवाजें कुछ ज्यादा ही हैरान कर रही थी। लेकिन कुछ देर बाद में वो वापस लौट आई तो मैं तो यही सोच रही थी, पता नहीं ये अब क्या बोलेगी। परंतु उसने मुझे आकर बताया, मम्मी मैं जब ऊपर सीढ़ियों पर जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का मारा है, जिसकी वजह से मैं गिरते गिरते बची हूं और अंधेरा था वहां पर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मुझे धक्का किसने दिया था। ये सुनकर मैं बोली, बेटा आरुषि होगी, तुम्हारी तो उससे बनती नहीं है और उसकी हरकतें तो तुम देखती ही हो। तो वो बोली, नहीं मम्मी बात कुछ और है, क्योंकि वहां मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है, आप चलिए मेरे साथ। ये कहकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां ले जाने लगी तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे अपने साथ ऊपर ले गई। परंतु अब सीढ़ियों पर हमें किसी ने धक्का नहीं मारा। अब हम जैसे ही ऊपरी माले पर गए तो आरुषि का कमरा तो बंद था, परंतु अंदर से कुछ अजीबो गरीब सी आवाज आ रही थी। अब जैसे ही हमने खिड़की में होकर आरुषि के कमरे के अंदर देखा तो आरुषि उस दिन की तरह ही बिना कपड़ों के बेड पर पड़ी हुई थी। आज भी उसके कमरे में कुछ मिठाइयां रखी हुई थी और उसके पास में बेड पर करण के कपड़े इस तरह रखे हुए थे जैसे वो उसके पास में सोया हुआ हो, और वो किसी से हंस हंसकर बातें करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मुझे इतनी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं तो पहले ही ये सब कुछ देख गई थी। लेकिन नेहा की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो कभी मेरी तरफ देखती, कभी अंदर की तरफ देखती। अब वो गुस्से में दरवाजा खटखटाने को हुई, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और वापस चलने के लिए कहा, परंतु वो बहुत गुस्से में थी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे नीचे लेकर आ गई। जब मैं उसे नीचे लेकर आई तो वो बहुत ज्यादा हैरान थी और फिर रोने लग गई। बोली, मम्मी अब और क्या देखना बाकी रह गया है, ये औरत ठीक नहीं है। मुझे तो पहले ही लगता था कि जरूर इसने ही कोई उल्टी सीधी हरकतें की होंगी जिसकी वजह से भाई इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए वो रोते जा रही थी तो मैंने जैसे तैसे उसे चुप करवाया। फिर धीरे धीरे वो रात निकल गई। अगले दिन जब आरुषि अपने ऑफिस चली गई तो मैं और नेहा दोनों ही आरुषि के कमरे में गए, क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है। वैसे उस वक्त हमने वेद को भी स्कूल भेज दिया था।
क्योंकि उसकी एग्जाम होने वाली थी और टीचर बार बार कॉल कर रहे थे। फिर जब मैं और नेहा आरुषि के कमरे में पहुंचे तो कमरे में एक अजीब सी बेचैनी हमें होने लगी थी। हम दोनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई हमारे गुजर गया है। तो हड़बड़ाते हुए हमने पीछे की तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। ऐसे में अब जल्दी से हम कमरे में आरुषि के सामान की तलाशी लेने लगे। तभी जो बाथरूम था वहां से ऐसा लगने लगा जैसे पानी गिर रहा है और कोई उस बाथरूम में है, जबकि आरुषि तो ऑफिस जा चुकी थी। ऐसे में हमें हैरानी हुई थी, कौन हो सकता है? ये सोचते हुए घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हम वहां पर गए। अब हमने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन बाथरूम का जो नक्शा हमने देखा उसे देखकर हम हैरान रह गए, क्योंकि उसकी दीवारों पर जगह जगह सिंदूर से और खून से एक अजीबो गरीब भयानक सी मूर्ति बनाई हुई थी और बाथरूम के दरवाजे पर भी अजीबो गरीब नींबू और एक जानवर की मुंडी जैसा कुछ लटका हुआ था। ये देखकर हम दोनों के तो होश उड़ गए कि ये सब क्या है। अब नेहा मेरी तरफ देखते हुए बोली, मम्मी, मैंने कहा था ना कि यहां कुछ ठीक नहीं है, चलो देखते हैं। ये कहते हुए हमने जैसे ही उसकी अलमारी चेक की तो हमारी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वहां पर मेरे, नेहा के और वेद के कपड़े थे और उनके साथ में ही नींबू, लौंग, पताशे, परफ्यूम जैसी बहुत सारी अजीबो गरीब सी चीजें रखी हुई थी और साथ में हमारे कपड़ों पर सिंदूर से अजीबो गरीब निशान बनाया हुआ था। जब ये सब कुछ हमने देखा तो हमारे तो जैसे पैरों तले ही जमीन खिसक गई, क्योंकि ये सब कुछ देखकर साफ पता चल रहा था कि ये सब कुछ काले जादू की निशानी है। अब नेहा मेरी तरफ देखकर बोली, मम्मी, आप मानो या नहीं मानो, लेकिन ये औरत काला जादू करती है और यही इसकी सच्चाई है। तभी हम जैसे ही अलमारी को और चेक करने लगे तो एक भयानक सी तस्वीर हमें मिली, जो हाथ की बनाई हुई तस्वीर थी, परंतु वो इतनी ज्यादा डरावनी थी कि कोई भी उसे देखकर घबरा जाए। उसमें जो मूर्ति बनी हुई थी बड़ी ही अजीबो गरीब सी भयानक सी थी। उसका सिर तो पूरा जानवर जैसा था, लेकिन शरीर इंसानों के जैसा था। उसकी जीभ नीचे की तरफ लटक रही थी और आंखें बिल्कुल हरी कलर की थीं। ऐसे में उसे देखकर लग रहा था जैसे अभी वो तस्वीर बोल उठेगी। बहुत ज्यादा डरावनी और भयानक थी। जब हम लोग उसे देख रहे थे तो तभी हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे पीछे से कोई भागते हुए तेजी से गुजर गया है। तो हमने हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अब जल्दी से हमने आरुषि के कमरे को इस तरह वापस ठीक कर दिया जैसा वो कुछ देर पहले था, ताकि उसे किसी तरह का शक नहीं हो कि हमने उसके कमरे में आकर कुछ देखा है। अब मैं और नेहा दोनों ही नीचे आ गए, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी नेहा ने अपने हस्बैंड के पास कॉल किया और उसे सारी बात बताई, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो जरूर इस बारे में कुछ करेंगे। अब हम जल्दी से जल्दी ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर ये औरत कर क्या रही है और ये सब कुछ करके क्या हासिल करना चाहती है। धीरे धीरे शाम हो गई तो हमने आरुषि के सामने बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि हमने उसके कमरे में जाकर क्या देखा है। फिर धीरे धीरे रात भी निकल गई। उस रात वेद तो सो गया था, लेकिन मैं और नेहा ठीक तरीके से सो भी नहीं पाए थे। फिर देर रात जब हम दोनों की आंखें लगीं तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पास में कोई खड़ा है और हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में हड़बड़ाते हुए मेरी और नेहा दोनों की नींद खुल गई, परंतु हमें कोई दिखाई नहीं दिया, तो शायद ऐसे ही भ्रम हो रहा होगा। और वैसे जब से हमने आरुषि की हरकतें देखी थी, उसकी बात तो अब हमें अपने ही घर में रहते हुए भी बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। फिर धीरे धीरे वो रात गुजर गई थी। अगले दिन सुबह होते ही नेहा ने बताया कि मम्मी, नवीन जो उसके हस्बैंड थे, उन्होंने किसी तांत्रिक से इस बारे में बातें की हैं और शायद वो सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भाभी के कमरे में जाकर उसका कोई कपड़ा या फिर उसकी कंघी से बाल ले जाने होंगे। ऐसे में आरुषि के ऑफिस जाने के बाद अब मैं और नेहा दोनों ही वेद को स्कूल भेजने के बाद ऊपर आरुषि के कमरे में गए, क्योंकि उस वक्त हम दोनों में से किसी एक को अकेले आते हुए हम दोनों को ही डर लग रहा था। अब वहां आकर हमने इधर उधर देखा तो आरुषि की कंघी में मुश्किल से 2 या 3 बाल होंगे, तो हमने उन वालों को लिया और फिर वहां से सीधे ही जहां नवीन ने बताया था वहां जाने के लिए रवाना हो गए। ऐसे में लगभग आधा घंटे की सफर के बाद हम लोग एक घर के सामने जाकर पहुंचे, जहां पर नवीन पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा था। अब हम तीनों ही उस घर के अंदर गए
तो सामने एक पलंग पर साधारण से कपड़े पहने हुए बूढ़ा सा आदमी बैठा था, जो देखने में तो तांत्रिक नहीं लग रहा था। तभी नवीन ने बताया था कि वो किसी जमाने में तंत्र विद्या करने का काम करता था और उसे इन सब का अच्छे से नॉलेज है। अब हमारे जाते ही उन्होंने फिर हमें एक कमरे में ले जाकर बिठाया और फिर हमारे सामने खुद बैठ गया। तो हम आरुषि के जो बाल लेकर आए थे वो हमने उनको दे दिए। अब उस तांत्रिक ने हमारे बीच ही आटे से एक सितारे का निशाना बनाया। उसके बीच में लौंग, पतासे, परफ्यूम जैसी चीजें रखने के साथ ही आरुषि के बाल रखकर उसके ऊपर हाथ करके आंखें बंद की और मन ही मन में कुछ मंत्र बोलते जा रहा था। फिर कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलकर उसने हम सब की तरफ देखा और जो कुछ हमें बताया उसे सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। उस वक्त सच बताए तो एक पल के लिए कुछ ऐसी बातें सुनकर यकीन करना भी मुश्किल हो गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने बताया कि आरुषि एक डायन है और ये डायन सिद्धि उसे उसकी दादी से मिली थी। जो डायन थी वही ये जो डायन होती हैं, इनका एक असूल होता है कि ये मरने से पहले अपनी जो ये डायन विद्या, डायन सिद्धि या जो भी उसके कर्म हैं वो किसी दूसरे को देकर जाती हैं। इसलिए इसने इस बारे में अपनी बहू से बातें की, लेकिन इसकी बहू ने कोई भी डायन सिद्धि लेने से और डायन बनने से साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर उनकी दादी बहुत परेशान हो गई। उस वक्त ये सारी बातें आरोही कमरे के बाहर छुपकर सुन रही थी। वहीं उसकी दादी इन सब की वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो गई, तो उसे अस्पताल में ले जाकर एडमिट करवाया गया। तब आरुषि चुपके वहां पर चली गई और अपनी दादी से जाकर बोली कि उसे ये सब कुछ पाना है, इसलिए वो उसकी जो भी शक्तियां हैं उन्हें लेना चाहती हैं। तो ये सुनकर उसकी दादी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि किसी को वो जबरदस्ती ये सब कुछ नहीं दे सकती थी। ऐसे में इसमें सामने वाले की भी मर्जी होने चाहिए। तो उसकी दादी ने वो सारी शक्तियां देने के लिए आरुषि के कान में कुछ मंत्र बोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ आरुषि के पास आ गया और फिर उसकी दादी बिल्कुल ठीक हो गई। अब आरुषि अपनी दादी से तंत्र मंत्र और सारी काली सिद्धियों के बारे में सीखने लगी थी। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। लेकिन ये जो काली शक्ति होती हैं, ये बलि मांगती हैं और उस चीज की बलि मांगती हैं जो रिश्ते में इसके करीब हो या फिर जिस इंसान के साथ इसने फिजिकल रिलेशन बनाया हो। इसलिए स्कूल टाइम में आरुषि एक लड़के को पसंद करती थी और फिर उसने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। फिर उस लड़के को आरुषि ने एक दिन अपने साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए बोला। तो भला वो लड़का कैसे मना करता है, जबकि ये सब कुछ आरुषि की एक चाल थी, क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद वो अपनी काली सिद्धि प्राप्त करने के लिए उस लड़के की बलि दे सकती थी। जिसके लिए फिर उस लड़के से जैसे ही उसने फिजिकल रिलेशन बनाया तो उसकी अगली अमावस्या की रात उसने उस लड़के की फोटो पर ही तंत्र मंत्र किया और ऐसे में उस लड़के की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके घर वाले उसे लेकर अस्पताल गए, लेकिन उससे पहले ही उसी रात उसकी जान चली गई थी। तो उस लड़के के घर वालों ने सोचा कि ये सब कुछ शायद तेज बुखार आने की वजह से हुआ है, जबकि किसी को भी यह शक नहीं था कि उनके बेटे की बलि दी गई है, क्योंकि आरुषि ने बड़ी ही सूझबूझ से उस लड़के की बलि दे दी थी, जिसकी वजह से उसे कुछ काली शक्तियां प्राप्त हो गई। तो और आरुषि का हौसला बढ़ता गया। ये जो काली शक्तियों की प्राप्ति के लिए बलि देनी होती है, ये हर सिद्धि के लिए अलग अलग समय समय पर देनी होती है। ऐसे में कभी समय सालों का होता है, कभी 6 महीने का, तो कभी 1 महीने का ही होता है। फिर कॉलेज टाइम भी आरुषि ने एक लड़के के साथ इसी तरह फिजिकल रिलेशन बनाया और फिर उसकी फोटो पर ही तंत्र मंत्र करके उसकी बलि देकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। वो ये सब कुछ इतनी सफाई से करती थी कि कोई उस पर जरा सा भी शक नहीं कर सकता था। फिर उसकी शादी करण से हुई। वैसे आरुषि एक डायन थी, लेकिन वो सब लोगों के सामने जिस तरह का दिखावा अपने मायके में करती थी, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इस टाइप की लड़की है। वही करण से शादी करने के बाद वो हमारे घर में आ गई थी और वहां पर रहते हुए उसे प्रॉपर्टी का लालच भी था। साथ में अब उसे किसी विशेष काली शक्तियों की सिद्धि के लिए करण की बलि देनी थी, लेकिन उससे पहले उसे एक संतान पैदा करनी थी जिसकी वो आगे जाकर बलि दे सके। इसीलिए उसने वेद को पैदा किया था। वही शादी के बाद में ही कहीं करण को उसकी सच्चाई पता नहीं चल जाए। ऐसे में वो हर रात करण को दूध में या पानी में कुछ भभूति मिलाकर दे देती, जिसकी वजह से करण गहरी नींद में सो जाता था। फिर उसके बाद वो काली शक्तियों की प्राप्ति के लिए शैतान की पूजा अर्चना करती थी।
परंतु करण को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। यहां तक कि आरुषि ने काफी बार करण को अपने बस में करने की पूरी कोशिश की, जिससे वो अपनी मां और बहन के पूरी तरह खिलाफ हो जाए और उन्हें घर से बाहर निकाल दे, फिर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर दे। लेकिन करण, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, वो अपनी मां और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी आत्मा पवित्र थी। साथ में वो भगवान पर भी बहुत भरोसा करता था। ऐसे में आरुषि के लाख कोशिश करने के बाद भी वो उसकी आत्मा को अपने वश में नहीं कर पाई थी। वही धीरे धीरे दिन गुजरने लगे तो आरुषि जो प्राइवेट जॉब करने जाती थी, वहां पर किसी न किसी के साथ दोस्ती करती, फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती और फिर उस इंसान की या तो एक्सीडेंट में मौत हो जाती या फिर कोई बीमारी हो जाती, जिसकी वजह से किसी को जरा भी ये एहसास नहीं होता कि उस इंसान की बलि दी गई है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और वेद का भी जन्म हो गया। वही अब तक आरुषि जो काफी सिद्धियां प्राप्त कर चुकी थी, अब उसे पिशाच सिद्धि करनी थी, जिसके लिए उसने अपनी दादी से बात की तो उसकी दादी ने बताया कि इसके लिए उसे किसी और की नहीं, अपने ही पति की बलि देनी होगी। वही आरुषि, जिसे कभी करण से लगाव नहीं था, इसीलिए अब वो पिशाच सिद्ध करने की तैयारी करने लगी। धीरे धीरे वो अपने तरीके से हर रात करण पर तंत्र मंत्र करती गई। लेकिन एक रात करण की अचानक नींद खुल गई तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया तो उसे बहुत गुस्सा आया। लेकिन आरुषि ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को भी उसने इस बारे में बताया तो वो उसकी मां और बहन दोनों को ही जान से मार डालेगी। ये सुनकर करण थोड़ा परेशान हो उठा, लेकिन वो सच छुपा नहीं सकता था, जिसकी वजह से अगले दिन सुबह होते ही एक पड़ोसन के वहां आने पर और आरुषि उसके वहां होते हुए वो अपनी मां और बहन को कुछ नहीं बता पाया। परंतु ऑफिस से आकर वो अपनी मां और बहन को सब कुछ बताना चाहता था। लेकिन उसी दिन ऑफिस में उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और ये सब कुछ आरुषि के ही तंत्र मंत्र के कारण हुआ था। लेकिन करण के सिवाय इस सच्चाई के बारे में उस वक्त तक किसी को पता नहीं था। इसीलिए अस्पताल में आरुषि को देखकर करण घबराने लगा था, क्योंकि उसे ये एहसास हो गया था कि उसकी तबीयत खराब नहीं है। आरुषि का ही तंत्र जाल है, जिसकी वजह से उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और अब वो उसकी जान लेने पर तुली हुई है। उस वक्त वो अपनी मां और बहन को कुछ सच्चाई बताता, उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। परंतु आरुषि वो अभी अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उसे वापस पिशाच सिद्धि पूरी करनी थी। इसीलिए जब करण का अंतिम संस्कार करके सब लोग घर आए तो वो उस पिशाच को मनाने के लिए उसकी दुल्हन बन गई। इसके साथ में ही मोमबत्ती जलाकर वो उस पिशाच को वहां पर बुलाना चाहती थी और फिर सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले ही जिन औरतों ने उसकी मोमबत्तियां को उठाकर फेंक दिया था और उसे श्रृंगार करने से मना किया था, उन औरतों के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वे दोनों ही बहुत बीमार पड़ गई थीं और आज भी उन्हें आराम नहीं मिल रहा है। वही आरुषि ने जिस दिन करण की मौत हुई थी और जब उसका अंतिम संस्कार किया था, उसी रात चोरी चुपके शमशान घाट में जाकर उसकी चिता की जो राख थी उसमें से थोड़ी सी राख ले आई, जिससे वो करण की आत्मा को अपने बस में कर सके। और फिर उस रात को ही उसने करण की मौत के 12 दिन होने से पहले, जब तक कहते हैं कि एक आत्मा यहीं पर रहती है, इस तरह बांध कर रख लिया कि वो इस दुनिया से मुक्त होकर न जाए जब तक वो अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। फिर वो उसकी आत्मा के साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करती। इसके ही साथ में वो उस आत्मा को इतनी तकलीफ देती थी कि जिससे वो आत्मा अपनी माँ या बहन को कोई तकलीफ पहुंचाए, उनका जीना हराम कर दे, जिससे सारी प्रॉपर्टी फिर आरुषि को मिल जाए। परंतु मरने के बाद भी करण कभी अपनी माँ और बहन का बुरा नहीं कर पाया था, कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाया था। यहां तक कि आरुषि ने मुझसे और मेरी बेटी नेहा को तकलीफ पहुंचाने की, हमारे कपड़ों पर तंत्र मंत्र करके हमें वश में करने की कोशिश की थी। लेकिन करण की आत्मा ने ऐसा कभी नहीं करने दिया। वो हर वक्त मरने के बाद भी हमारी रक्षा कर रहा था और जिसकी वजह से आरुषि कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। अब ये सारी सच्चाई हम लोगों के सामने आ चुकी थी, जिसे सुनकर हमारी तो पैरों तले ही जमीन खिसक गई। ऐसा लगने लगा जैसे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया हो, क्योंकि हमारे लिए यकीन करना ही मुश्किल हो रहा था कि हमारे घर में इतना सब कुछ हो रहा था और हमें पता तक नहीं चला। अब मैं रोने लग गई और बोली, इसका मतलब उस डायन ने मेरे बेटे की जान ली है? तो वो तांत्रिक हमारी तरफ देखते हुए बोला, जो कुछ हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, परंतु अब आप अपने पोते को बचाइए,
ये सुनकर हम लोग हैरानी से उस तांत्रिक की तरफ देखने लगे तो वो तांत्रिक बोला, हाँ, ये जो पिशाच सिद्ध हैं, ये करण की बलि लेकर पूरी होती, लेकिन उससे पहले ही करण की जान चली गई। ऐसे में फिर ये एक मासूम बच्चे की जान लेकर पूरी होती है, और अब और तुम्हारी बहू आरुषि वो इस बच्चे की जान की बलि देगी। ये सुनकर तो हमारा तो कलेजा ही मुंह को आ गया कि आखिर एक माँ अपने ही बच्चे के साथ ऐसा करने के बारे में कैसे सोच सकती है। लेकिन वो एक डायन है जो किसी की जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचती, तो उसके लिए अपना बच्चा क्या है। अब मैं रोते हुए बोली, कुछ भी कीजिए बाबा, मेरे पोते को बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए। ये कहते हुए मैं रोने लगी तो वो तांत्रिक बोला, इसका सिर्फ एक उपाय है। ये सुनकर हम लोग उनकी तरफ देखते हुए बोले, कैसा उपाय? तो तांत्रिक ने बताया कि अगर पिशाच सिद्ध में तुम्हारे पोते की बलि देने की तैयारी करते वक्त अगर तुम लोगों ने, ये सुनकर हम कुछ नहीं बोल पाए, परंतु डर तो इतना ज्यादा लग रहा था कि क्या करें। इसका मतलब वो डायन कब मेरे पोते की बलि दे दे, हमें पता भी नहीं चलेगा। अब हम लोग घर वापस लौट आए थे, परंतु इतना ज्यादा डर रहे थे कि क्या करें। अब मन कर रहा था कि आरुष्य को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे, लेकिन तांत्रिक बाबा ने साफ कहा था कि वो एक डायन है, काली शक्तियों की उपासक हैं। ऐसे में वो कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए उससे ज्यादा दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। वही घर आने के बाद वेद जो स्कूल से आया था, उसे देखते ही हमारा दिल रो रहा था, ये सोचकर कि अगर वेद को कुछ हो तो वो तो करण की आखिरी निशानी और हमारे जीने का आखिरी सहारा है। धीरे धीरे शाम के लगभग 8 बजे के आसपास आरुषि ऑफिस से आई, लेकिन हमने उससे इस बार पूछा तक नहीं कि वो इतनी देर से कहां से आई हैं, और उससे कोई बातचीत नहीं की। परंतु उसे देखकर तो खून खौल रहा था, जो मेरे बेटे की खूनी थी। लेकिन जैसे तैसे हम अपने गुस्से को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे अब दिन गुजरने लगे। हम एक भी पल वेद को आरुषि के साथ अकेला नहीं छोड़ते थे। वैसे भी आरुषि वेद से कम ही मतलब रखती थी। वही वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, इस बात पर ध्यान देना अब हमने छोड़ ही दिया। इसके साथ में ही उसके कमरे में से रात को आती हुई अजीबोगरीब आवाजें सुनकर भी हम उन्हें नजरअंदाज कर देते। परंतु अपने घर में रहते हुए भी अब हमें बहुत ज्यादा डर लगता था। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहे थे। नेहा अब मेरे पास ही रुक गई थी। तभी एक रात हम लोग सो रहे थे कि ऐसा लगा जैसे कोई हमें आवाज देकर जगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पहले तो नींद में होने की वजह से हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी हमें करण फिर से आवाज सुनाई दी, तो महसूस हुआ कि ये तो करण की आवाज है, जो बार बार कह रहा था, मम्मी, नेहा, जल्दी उठो, जल्दी उठो। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए हमारी नींद खुल गई। परंतु अब हमने देखा कि करण वहां नहीं था। ये देखकर हम कुछ समझ पाते कि तभी हमारी नजर वेद की तरफ गई, जो वहां पर नहीं था। ये देखकर तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। सब कुछ पल भर में ही समझ में आ गया। ऐसे में फिर मैं नेहा की तरफ देखते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, वो डायन वेद को तो नहीं लेकर चली गई? तो हम लोग भागते हुए ऊपर के कमरे में गए। उस वक्त जब हमने सीढ़ियों का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुल रहा था, लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुल गया और हम लोग अंदर गए। तो अब जो आरुषि के कमरे का नजारा हमने देखा, उसे देखकर तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने देखा कि आरुषि ने अपने कमरे में बीचों बीच एक काला सा अजीबोगरीब निशाना बनाया हुआ है, जिसके बीच में वही अजीबोगरीब सी तस्वीर रखी हुई थी, और इसके साथ में ही वहां पर खून, मांस, मदिरा जैसी बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, और भी बहुत सारा सामान था। परंतु वो सारा सामान तंत्र मंत्र का था, और आरुषि बिल्कुल बिना कपड़ों के, माथे पर एक बड़ा सा काला टीका लगाए, अपने बाल फैलाए वहां बैठी हुई थी, और सामने वेद जो नींद में लेटा हुआ था, वही आरुषि कुछ अजीबोगरीब मंत्र बोलते जा रही थी। ये देखकर हमें समझ में आ गया कि आरुषि अब वेद की बलि देना चाहती है। अब खिड़की से ये देखने के बाद जैसे ही हमने कमरे का दरवाजा खोला तो आरुषि ने गुस्से में हमारी तरफ देखा, और फिर उसका गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब वो अजीब तरीके से भयानक रूप से चिल्लाने लगी, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा रास्ता रोककर हमें जोर से धक्का दे दिया हो, जिसकी वजह से हम दोनों नीचे गिर गए। ये देखकर हम दोनों, मैं और नेहा, उठकर जाने की कोशिश करने लगे, तो कोई बुरी शक्ति थी जिसकी जानवरों जैसी आवाज कमरे में गूंज रही थी।
वो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। वही आरुषि हमें देखकर भी मंत्र बोलते ही जा रही थी। तभी एक सफेद सी रोशनी हमें दिखाई दी, जिसने आकर हमारा हाथ पकड़ लिया, और जो कोई बुरी शक्ति थी उसकी दर्द भरी चीख चारों तरफ गूंजने लगी। वही वो रोशनी हमें आगे ले जाने लगी। तो फिर हम दोनों वहां पर पहुंचे। ये देखकर आरुषि हमें रोकने की कोशिश करती। इससे पहले ही नेहा ने जो रुद्राक्ष की माला हमें तांत्रिक बाबा ने दी थी, उस माला को तुरंत ही जो अजीबोगरीब मूर्ति थी उसकी तरफ देखकर फिर वेद के गले में पहना दिया। ये देखकर आरुषि गुस्से में खड़ी होकर भयानक आवाज में बोली, चले जाओ तुम दोनों यहां से, चले जाओ। लेकिन नेहा ने देर नहीं करते हुए जो तांत्रिक बाबा ने हमें पवित्र गंगा जल दिया था, जो हमने एक डिब्बी में लेकर नेहा ने अपने पास रखा हुआ था, वो गंगा जल हाथ में लेकर उसे अजीबो गरीब सी मूर्ति के ऊपर जैसे ही छिड़का तो वहां पर भयानक रूप से चिल्लाने की आवाज आने लगी। तो आरुषि गुस्से में हमारी तरफ आकर हम पर झपट्टा मारने को हुई, लेकिन तभी वो रोशनी थी, उसने उसे जोर का धक्का दे दिया। ये देखकर आरुषि गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, करण कभी नहीं। परंतु उस रोशनी के हमारे सामने आने पर आरुषि हमारा कुछ नहीं कर पा रही थी। अब नेहा ने वेद को गोदी में उठाया और हम दोनों भागते हुए कमरे से बाहर निकल गए। आरुषि बहुत कोशिश कर रही थी और चिल्लाते हुए छटपटाते हुए हमारी तरफ भागने की, लेकिन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब हमने उसके कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। वही ये सारी आवाजें सुनकर पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए, और कुछ लोग तो वहां पर आ गए थे जो कमरे की खिड़की में होकर आरुषि की हरकतें भी देख चुके थे। ऐसे में अब सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वही घर से निकलकर हम सीधे ही वेद को लेकर मंदिर में चले गए, जहां पर आस पड़ोस के लोग भी आ गए थे। अब कुछ लोग तो कह रहे थे कि उन्होंने तो काफी बार आरुषि को बिना कपड़ों के छत पर भी घूमते हुए देखा था। उन्हें भी अजीबो गरीब सी आवाज सुनाई देती थी, लेकिन वो कुछ कहते नहीं थे। धीरे धीरे वो रात गुजरने लगी, परंतु एक एक पल गुजारना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि मंदिर में रहते हुए शायद वेद को कुछ नहीं होगा। जब वेद को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। अगले दिन सुबह होने पर हम लोग घर वापस आए, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि आरुषि के कमरे का दरवाजा खोल सके। ऐसे में पड़ोस के कुछ आदमी वहां गए, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि बिना कपड़ों के आरुषि वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर जगह जगह नोचने के निशान थे, जगह जगह चोट लगी हुई थी। ये देखकर कोई कुछ बोलता कि तभी आरुषि गुस्से में चिल्लाने लगी, तो उसे ऐसी हालत में ही देखकर सब लोग नीचे आ गए थे। अब आरुषि कपड़े पहनकर थोड़ी देर बाद नीचे आई, लेकिन वो दर्द से इस तरह तड़प रही थी कि चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे देखकर हम डर रहे थे कि पता नहीं अब वो क्या करेगी, लेकिन वो दर्द में तड़पते हुए वहां से चली गई, और शाम को वो वापस आई तो हमसे ज्यादा कुछ नहीं बोली। अब हमें हर पल वेद की चिंता रहने लगी। तो ऐसे में उसी रात नवीन को कॉल करके नेहा ने बुला लिया। तो फिर नवीन मुझे और वेद को और नेहा को, हम तीनों को लेकर वहां से चला गया, और आरुषि अब घर में अकेली रह गई थी। कुछ दिनों बाद एक पड़ोसन से पता चला कि आरुषि के साथ एक लड़का भी अक्सर आता जाता रहता था, लेकिन वो भी कुछ दिन तक आया, क्योंकि आरुषि की तबीयत इस तरह बिगड़ने लगी। उसके शरीर पर जगह जगह अजीबो गरीब से निशान हो आए थे, जिसकी वजह से अब हर कोई उसे देखकर डरने लगा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरावनी सी लगने लगी थी, और रात को उसके चिल्लाने की आवाज उन लोगों को सुनाई देती है। लेकिन पता नहीं उसके कमरे में क्या होता है, किंतु उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब ये सुनकर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। वैसे अब हमने आरुषि के पास कभी कोई कॉल नहीं किया। फिर उसके मायके वाले आए और आरुषि को अपने साथ लेकर चले गए। उनके जाने के बाद हम लोग अपने घर वापस लौट आए थे। वैसे उसके मायके वालों के बीच और हमारे बीच काफी लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। उन लोगों ने हम पर पुलिस केस कर दिया, लेकिन हमारे खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हमें कोई तकलीफ हो। नवीन ने हर तरीके से एक बेटे की जिम्मेदारी निभाकर हमारा साथ दिया। अब वेद का हम लोग पूरी तरह से ख्याल रख रहे थे, यहां तक कि स्कूल भी हम लोगों ने उसे नहीं भेजा था कि कहीं आरुषि स्कूल में से ही उसे ले जाए। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। इसी तरह 1 साल गुजर गया, और एक दिन पता चला कि दर्द में तड़पते हुए आरुषि की मौत हो गई। ये सुनकर हमें थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पता था अगर वो जिंदा रहती तो किसी भी दिन वेद को कोई भी तकलीफ पहुंचा सकती है।
परंतु उसके मरने के बाद भी एक डर भी था कि एक डायन मर के भी नहीं मरती, इसलिए कहीं वो वापस नहीं लौट आए। तो ऐसे में हम फिर से नवीन के साथ उस तांत्रिक के पास गए। तो उन्होंने बताया कि जिस रात वेद को आरुषि अपने साथ लेकर ऊपर कमरे में गई थी, वो पिशाच सिद्धि के लिए उसकी बलि देना चाहती थी, और ऐसे में फिर हमेशा के लिए उसे वो पिशाच सिद्धि प्राप्त हो जाती। एक पिशाच उसका गुलाम बन जाता। उसके बाद कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और वो जो चाहे पा सकती थी। परंतु वो पिशाच सिद्धि अधूरी रह गई, क्योंकि करण ने ही उस रात हम लोगों को जगाया था और करण ने ही उस रात हमारी मदद की थी, जिसकी वजह से वो डायन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। यहां तक कि जब हम उसके कमरे में गए थे तो जो कोई काली शक्ति हमें रोक रही थी वो उसी डायन की शक्ति थी, लेकिन करण की आत्मा ने उसका मुकाबला किया और हमारी और वेद की जान बचा ली। वही उस रात फिर हम लोग वेद को लेकर मंदिर में बैठे रहे थे और करण की आत्मा हमारी रक्षा कर रही थी, जिसकी वजह से आरुषि की वो पिशाच सिद्धि अधूरी रह गई। और जिस पिशाच को वो वेद का भोग देना चाहती थी, उसकी बलि देना चाहती थी, फिर वो पिशाच बहुत ज्यादा गुस्से में तिल मिला उठा और उसने आरुषि को इसकी सजा दी। उसके बाद आरुषि, जिसकी वो काली सिद्धि अधूरी रह गई थी, इसका खामियाजा और उसी को भुगतना पड़ा, क्योंकि काली शक्तियां कभी किसी की सगी नहीं होती। अधूरी रहने पर वो उसी इंसान को अपना शिकार बनाती हैं। और इन सब का परिणाम ये हुआ कि लाख कोशिश करने के बाद आरुषि की तबीयत ठीक नहीं हुई। धीरे धीरे उसकी सूरत अजीबोगरीब सी होती गई। वो बीमार रहने लगी और फिर एक दिन ऐसा आया कि इसी तरह तड़पते हुए काली शक्तियों उसकी जान लेकर चली गई। वैसे उसने अपनी काली शक्तियों से मुझे और नेहा को मारने की कोशिश की, लेकिन हमारे गले में पवित्र धागा बांधे होने की वजह से उसकी काली शक्ति हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर पाई। परंतु मरने के बाद भी उसकी आत्मा वापस लौट सकती है। इसके लिए ये कहते हुए तांत्रिक ने हमें कुछ बातें बताई। फिर हम लोग घर वापस लौट आए, लेकिन अब घर में नहीं रुककर सीधे ही नवीन के साथ उसके घर चले गए, क्योंकि अब उस घर में हमें डर लगने लगा था। अब सारी बातें सामने आने के बाद हमें बहुत तकलीफ हो रही थी। हम करण को मुक्ति दिलाना चाहते थे, लेकिन तांत्रिक जी ने हमें बताया कि करण की आत्मा को मुक्ति दिलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो डायन उसकी आत्मा को अपने तंत्र मंत्र से यहीं पर बांधकर मर गई है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक वेद खुद सारी जिम्मेदारी नहीं समझने लगेगा। तब तक वो उस डायन से वेद की और तुम सब लोगों ने रक्षा करती रहेगी और उसके होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सुनकर हम अपने आंसू नहीं रोक पाए। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, परंतु आज भी मेरा बेटा इस दुनिया से जाने के बाद भी वो इस दुनिया से नहीं गया। ये सोचकर हमें तकलीफ होती है, लेकिन मेरा बेटा हमारे साथ है, हमारे वेद को कुछ नहीं होने देगा। ये सोचकर हम उस दिन का इंतजार करते हैं जब वेद अपनी जिम्मेदारी समझेगा और हमेशा के लिए करण को फिर मुक्ति मिल जाएगी और वो डायन चाहते हुए भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसे में आज भी हम लोग एक डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन आज भी मैं इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा रोती हूँ। इस बात का मुझे पछतावा होता है कि काश मैंने करण की बात मान ली होती और उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी करवा दी होती, तो आज हमारा भी हंसता खेलता परिवार होता। कहीं ना कहीं करण की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। ये बात मुझे एक भी पल चैन से जीने नहीं देती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले अनोखे लाल हैं यूपी से, प्रिंस महंतो हैं बेगूसराय बिहार से, रोहित जाटव हैं बिहार से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, जीएम शेख हैं गुजरात से, सीपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, राजवीर सिंह बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से। तो दोस्तों, ये थे कुछ उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।